अध्याय 4। फ्लो की खोज। कार्य का और खाली समय का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कैसे करें। हम जैसा हमेशा करते हैं वैसे बनते हैं, इसलिए उत्कृष्टता कोई क्रिया नहीं है, यह तो हमारी आदत है। बहाव के साथ जाना। ऐसा सोचिए कि आप अपनी सबसे मनपसंद जगह पर स्केटिंग कर रहे हैं। सफेद रेत जैसी बर्फ आपके दोनों ओर उड़ रही है। माहौल एकदम खुश मिजाज है और आपको बड़ा आनंद आ रहा है। आपका पूरा ध्यान स्केटिंग पर है। कौन से समय कौन सी हलचल करनी है, यह आपको पक्का पता है। वहां ना भूतकाल है, ना ही भविष्य। वहां तो सिर्फ वर्तमान का अस्तित्व है। आप बर्फ का आनंद ले रहे हो। स्केटिंग करने में आप इतने मस्त हो गए हो कि स्केटिंग आप और सजगता, ये तीनों बातें तीन ना रहकर एक हो गई है। आप एक क्रिया में डूब जाते हो और दूसरा कोई भी ख्याल आपके मन में नहीं आता है, ना ही आपको तकलीफ देता है। उस वक्त आपका अहंकार भी जैसे गायब हो गया है और आप उस क्रिया का ही अंग बन चुके हो। कुछ लोगों को यही अनुभव गाड़ी चलाते वक्त, तो कुछ लोगों को कुदरत के साथ, तो कुछ लोगों को पहाड़ चढ़ते वक्त होता है। कोई चित्र बनाते वक्त चित्र में, तो कोई गाना गाते वक्त संगीत में खो जाता है, उस कार्य के साथ एक रूप हो जाता है। बी वाटर माई फ्रेंड, इस पंक्ति में ब्रूसली ने एक रूपता के अपने अनुभव को बयान किया है। हम में से सभी ने कभी न कभी से एक रूपता का अनुभव किया होगा। जब हम अपना सबसे पसंदीदा काम करते हैं तो हमें अपनी इंद्रियों का और समय का कोई अनुभव नहीं होता है। कुछ लोग खाना बनाने लगते हैं और घंटों बीत जाने के बाद भी उन्हें पता नहीं चलता। कुछ लोग दोपहर में कोई किताब पढ़ने बैठते हैं और खाना पीना भूलकर उसमें खो जाते हैं। हम तालाब में तैरने या समुद्र में खेलने जाते हैं तो हमने समुद्र में कितना समय बिताया, यह दूसरे दिन दर्द करने वाला शरीर ही बताता है। इसके उल्ट, जब भी हम कोई नापसंद काम करते हैं तो समय बीतता ही नहीं है। हम हमेशा घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, ना वह आगे बढ़ती है ना ही हमारा काम। अल्बर्ट आइंस्टाइन सापेक्षता के नियम के बारे में हंसी मजाक में कहते थे कि अगर आपने गैस के ऊपर हाथ रखा तो 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा लगता है। वहीं अगर आप किसी सुंदर लड़की का हाथ पकड़कर बैठे हो तो 1 घंटा भी पल भर जैसा लगता है। यही असली सापेक्षता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और समझने वाली बात यह है कि जो काम किसी एक को पसंद आता है वही दूसरे को तकलीफ दे लगता है। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त हम सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं और समय को भूलकर उस काम में पूरा डूब जाते हैं, सभी समस्याओं को भूल जाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इकिगाई की खोज है। बहाव की शक्ति। मनोवैज्ञानिक सिसिक्स जैन मिहाली के मन में भी यही सवाल खड़े हुए थे और उन्होंने उनके जवाबों की खोज की। किसी काम के साथ एक रूप हो जाना, उस काम को करते वक्त पूरा होश खोकर उसमें खो जाने की अवस्था को उन्होंने फ्लो नाम दिया। उन्होंने बताया कि फ्लो मतलब ऐसी अवस्था जिसमें हम आनंदित, उत्साहित व सृजनशील जीवन जीते हैं और तन मन खोकर उस कार्य में जुट जाते हैं। जैसे कि गाय को जानने का कोई सूत्र नहीं है, उसी प्रकार से फ्लो में जाने के लिए भी कोई विधि नहीं है। उस अवस्था में पहुंचने के लिए और उसी अवस्था में रहने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। इस अनुभव को पाने के लिए हमें अपने आप को ऐसे कामों में व्यस्त करना चाहिए जो हमें इस अनुभव के नजदीक लेकर जाते हों। चॉकलेट, टीवी, ड्रग्स और मद जैसी क्षणिक व नकली आनंद देने वाली चीजों में ना फंसते हुए हमें उच्च स्तर का और स्थायी आनंद खोजने की आवश्यकता होती है। सिसिक्स जैन मिहाली ने फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस नामक पुस्तक में फ्लो के बारे में लिखा है कि इस अवस्था में इंसान अपने कार्य में इतना खो जाता है कि आसपास में क्या घट रहा है इससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वह कार्य ही उसके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। उस काम को करने से जो फायदा होने वाला है उसके बारे में ना सोचते हुए सिर्फ काम करना ही उसे ज्यादा आनंद देता है। उस आनंद को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। सिर्फ सृजनात्मक काम करने वाले लोग इस अवस्था में जीते हों, ऐसा नहीं है। कई सारे एथलीट्स, खिलाड़ी, शतरंज खेलने वाले, यहाँ तक कि कई सारे इंजीनियर भी अपना काफी सारा समय इस अवस्था में बिताते हैं। सिसिक्स जैन मिहाली के हिसाब से शतरंज का खिलाड़ी चाल सोचते वक्त, गणितज्ञ सूत्र खोजते वक्त और डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त इस अवस्था में जाते ही हैं। मनोविज्ञानी के प्रोफेसर सिसिक्स जैन मिहाली ने कई सारे प्रयोग करने के बाद यही नतीजा निकाला कि फ्लो की अवस्था हर उम्र,
संस्कृति और विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों के लिए एक जैसी होती है। न्यूयॉर्क या ओकिनावा, सभी की फ्लो की अवस्था एक जैसी होती है। लेकिन जब हम उस अवस्था में जाते हैं तो मन पर उसका क्या परिणाम होता है। जब हम फ्लो की अवस्था में जाते हैं तो हम उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं। उस समय हमारे मन में दूसरा कोई भी विचार नहीं होता है। लेकिन जब हम फ्लो में नहीं होते हैं तो हम एक काम करते रहते हैं और हमारा मन दूसरे विचारों में खोया हुआ होता है। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करते वक्त आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी एकाग्रता सदा भंग हो रही है, तो आगे दिए गए उपाय जरूर करके देखें। आपको फ्लो में आने में मदद होगी। फ्लो लाने वाली 7 अवस्थाएं। ओवेन शाफर डोपेल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के हिसाब से फ्लो में आने के लिए नीचे दी गई चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1, क्या करना है इसका पता होना आवश्यक है। नंबर 2, कैसे करना है ये पता होना चाहिए। नंबर 3, हम इस कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसकी जानकारी होना। नंबर 4, कहाँ जाना है ये पता होना चाहिए जब कार्य में दिशा महत्वपूर्ण होती है। नंबर 5, सामने कौन सी चुनौतियां हैं इसकी जानकारी होना। नंबर 6, कौन सी कुशलताओं की जरूरत है ये पता होना। नंबर 7, मन विचलित ना होना। उपाय 1, मुश्किल काम खोजें लेकिन ज्यादा कठिन ना हो। सकफर की कार्य प्रणाली कहती है कि ऐसा कोई काम खोजें जिसे करने में हमें थोड़ी कठिनाई हो। हमारी आराम सीमा से वह काम थोड़ा बाहर का हो। हर काम के अपने नियम होते हैं और हमें उन नियमों के आधार पर ही वह काम करने पड़ते हैं। इसी तरह उन कामों को पूरा करने के लिए हमें कुछ कुशलताओं की भी आवश्यकता होती है। हम जो काम कर रहे हैं उसे करने के लिए अगर कम कुशलता की आवश्यकता हो तो हमें उस कार्य को करने में मजा नहीं आता। वह कार्य हमें बोरिंग लगता है। इसके विपरीत अगर कोई काम हमारी क्षमता के बाहर का हो और उसे पूरा करने में ज्यादा गुणवत्ता और कुशलता की जरूरत होती हो तो उस काम को अधूरा छोड़ने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसा होता हो तो दोगुना नुकसान होता है। एक तो वह काम नहीं होता और उसकी वजह से जो निराशा आती है उससे नया काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती। इन दोनों का स्वर्ण मध्य पाना ही मूल संकल्पना है। इसलिए अपनी क्षमता से थोड़े बाहर का लक्ष्य तय करें। इससे हमें प्रेरणा भी मिलती रहेगी और चुनौती का भी एहसास होगा। इसी वजह से अर्नस्ट हेमिंग्वे कहते हैं कि कभी कभी मैं अपनी क्षमता से भी ज्यादा अच्छा लिखता हूँ। काम करते वक्त हमें हमेशा नई चुनौतियों का सामना करते रहना चाहिए। इससे हमें ऊर्जा मिलती रहती है। बर्टनर्ड रसेल इस बारे में कहते हैं कि अगर आप ज्यादा एकाग्रता के साथ काम करना चाहते हो तो आपका काम आपकी क्षमता से थोड़ा कठिन होना चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो अगले काम के वक्त नया सॉफ्टवेयर सीखें। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो नई लैंग्वेज सीखें। अगर डांसर हैं तो अपने अगले डांस में ऐसी किसी स्टेप को शामिल करें जो आज तक आपको कठिन लग रही थी। हर काम करते वक्त उस कार्य में कोई ऐसी बात जोड़ें जिससे आपकी आराम सीमा टूटे। पढ़ने जैसे छोटे से कार्य में भी हमें कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए भी कुछ गुणों की और ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हमने क्वांटम मैकेनिक्स फॉर स्पेशल फिजिक्स विषय की किताब पढ़ने के लिए ली और हमें फिजिक्स के बारे में कोई जानकारी ना हो तो हम कुछ ही मिनट में उस किताब को नीचे रख देंगे। या हम किसी ऐसी किताब को पढ़ें जिस विषय में हमें पूरी जानकारी हो तो भी हम उस किताब को तुरंत नीचे रख देंगे। इसके विपरीत अगर हमने अपनी रुचि से और अपनी क्षमता के हिसाब से किताब पढ़ने की शुरुआत की तो हमें पढ़ने में आनंद भी आएगा और हमारी बुद्धि को चालना भी मिलेगी। साथ ही हम फ्लो में भी जाएंगे। यही आनंद और फ्लो इस बात की पुष्टि करता है कि हम सही मार्ग पर हैं और अपने इकिगाई के हिसाब से काम कर रहे हैं। उपाय 2, स्पष्ट और पक्का लक्ष्य तय करें। नियंत्रण के साथ खेले जाने वाले खेलों जैसे वीडियो गेम्स, सांप सीढ़ी, लूडो और मैदान पर खेले जाने वाले खेलों में फ्लो प्राप्त होने की संभावना ज्यादा होती है। इसकी महत्वपूर्ण वजह यह होती है कि इन खेलों के पीछे का मकसद साफ होता है। तय किए गए नियमों की मदद से अपने दुश्मन को हराना ही इन खेलों का मकसद होता है। इसके साथ आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें तोड़ना भी एक लक्ष्य हो सकता है। दुर्भाग्यवश इन खेलों में मकसद जितने स्पष्ट होते हैं उतने जीवन के बाकी कामों में नहीं होते। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को अपने बॉस के बारे में शिकायतें लिखने के लिए कहा था। इससे पता चला कि मल्टीनेशनल कंपनियों के ज्यादातर कर्मचारियों की अपने बॉस के प्रति सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि हमारे बॉस हमारी टीम को
मिशन के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं देते हैं। इसकी वजह से यही समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना है। कंपनियों में बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं और इसी से संबंधित कई सारे अन्य कामों में अटके रहते हैं। इनके पास स्पष्ट और पक्का लक्ष्य नहीं होता है। यह तो ऐसा ही है कि हम नक्शे के साथ समुद्र की यात्रा पर निकले, लेकिन यही पक्का ना हो कि कहाँ पहुंचना है। नक्शे से भी महत्वपूर्ण है कंपास, यानी दिशा सूचक यंत्र का होना, जो हमें सही दिशा दिखा सकता है। MIT मीडिया लैब के डायरेक्टर जोई इटो हमेशा यह सिद्धांत बताते हैं कि नक्शे से भी अच्छा है कंपास। उनके हिसाब से इस अनिश्चितता से भरे विश्व में कंपास ही हमारी मदद कर सकता है। विप्लेश हाउ टू सर्वाइव अवर फास्टर फ्यूचर नामक की किताब में जेफ होवे लिखते हैं कि जब आपके पास नक्शा होता है तो वह आपको ऐसी जगह पर जरूर लेकर जा सकता है जो शानदार होगी, लेकिन वहां पर जाना कई बार बेवजह और फिजूल खर्ची वाला भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कंपास है तो वह आपको उसी जगह पर लेकर जाएगा जहां पर जाना आपके लिए सही होगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आपने लक्ष्य तय किया तो तुरंत आपकी यात्रा सही दिशा में शुरू हो जाएगी। इसका अर्थ ये है कि आप एक बार ये तय करें कि कहाँ पहुंचना है और फिर उस लक्ष्य तक कम से कम कष्ट में और सही समय में कंपास आपको पहुंचाएगा। किसी भी कारोबार में या कोई सृजनात्मक काम करते वक्त यह पता होना जरूरी होता है कि उस काम से हमें क्या हासिल करना है। इसलिए उस कार्य को शुरू करने से पहले यह पक्का करने के लिए कि हमें उससे क्या पाना है, हम अपने आप से नीचे दिए गए सवाल पूछ सकते हैं। आज दिन भर में मुझे क्या हासिल करना है? अगले महीने प्रकाशित होने वाले आर्टिकल के लिए मैंने आज कितने शब्द लिखे हैं? मेरी टीम का इस वक्त का मिशन क्या है? अगर यह काम मुझे इस हफ्ते पूरा करना है तो मुझे किस गति से कार्य को पूरा करना होगा। फ्लो हासिल करने के लिए काम शुरू करने से पहले स्पष्ट लक्ष्य का होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी काम शुरू करने के बाद उस काम में अपने आप को झोंक देना भी होता है। यात्रा शुरू करने से पहले लक्ष्य को ध्यान में रखना जरूरी है, लेकिन उसका जाप करते रहने की जरूरत नहीं होती है, ना ही उसके मुंह में बाकी चीजों को भूलना होता है। जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए खेलता है तो उसके मन में 24 घंटे गोल्ड मेडल का विचार आना स्वाभाविक है। वह मेडल कितना आकर्षक होगा, ऐसा विचार तो उसे आने वाला ही है, लेकिन उसे ये सभी विचार छोड़कर वर्तमान में जीना होता है। अगर प्रतियोगिता के वक्त उसे ऐसे विचार आने लगे कि मेडल मिलने के वक्त कैसा माहौल होगा, पेपर में कैसा फोटो आएगा, माता पिता को कैसा लगेगा, दोस्त क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह, तो प्रतियोगिता का सबसे महत्वपूर्ण पल वह खो देगा और उसके सपने अधूरे ही रह जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण विचार ही उसकी हार की वजह बनेगा। लेखक के साथ में कई बार ऐसा होता है। समझो कोई लेखिका है जिसे कादम्बरी लिखनी है। उसके सामने ये लक्ष्य भी स्पष्ट होता है कि उसे 3 महीने में वह कादम्बरी पूरी करनी है। रोज सुबह उठने के बाद वह यह तय करती है कि मुझे आज इतने पन्ने लिखने हैं, लेकिन दूसरे ही पल वह इस लक्ष्य को भूलकर पेपर पढ़ने, साफ सफाई करने या ऐसे ही और कामों में व्यस्त हो जाती है। शाम तक कोई भी काम ठीक से ना होने की वजह से वह नाराज होती है। उस वक्त वह सोचती है कि कल सुबह जोरदार शुरुआत करूंगी, लेकिन अगली सुबह फिर वही समय की बर्बादी शुरू हो जाती है। इस तरह दिन, हफ्ते, यहाँ तक कि महीने बीत जाते हैं, लेकिन लेखिका कागज पर कुछ भी नहीं लिख पाती है। अगर ये सभी बातें टालनी है तो पहला काम तो यही करना चाहिए कि कागज और पेन लेकर पहला शब्द लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद दूसरा शब्द, फिर तीसरा शब्द, ऐसे लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। इस तरह यदि एक एक शब्द के साथ उसने लिखने की शुरुआत की तो कुछ ही समय में वह अपने इकिगाई को पूरा करने में सफल हो जाएगी। एक बार आपने शुरुआत की और छोटे छोटे कदम उठाए तो अपने आप ही आपकी चिंता नष्ट हो जाएगी। फिर आपको फ्लो की अवस्था प्राप्त होगी। फिर अपने आप फ्लो में आप उस कार्य को पूरा करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि आनंदित इंसान को वर्तमान में ही इतना आनंद मिलता है कि उसे भविष्य के विचारों में खोने की जरूरत ही नहीं होती है। उपाय 3, एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आज की प्रगत तकनीक की वजह से हम एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। वह समस्या है आधुनिक तकनीक की वजह से हमारे मन का विचलित होना, जिसकी वजह से हम किसी भी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। ईमेल लिखते वक्त
हम साइड में यूट्यूब पर कोई वीडियो भी देखते रहते हैं। उतने में चैटिंग का मैसेज पॉपअप होता है और हम उसे जवाब देने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी हमारी जेब में रखा हुआ स्मार्टफोन कोई नोटिफिकेशन देता है और हम उसमें खो जाते हैं। फिर हम कंप्यूटर की ओर घूमते हैं और फेसबुक में व्यस्त हो जाते हैं। इन सब बातों में 30 मिनट कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता और हम यही भूल जाते हैं कि हम जो ईमेल लिख रहे थे वह काम तो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। घर में भी लोग टीवी देखते देखते खाना खाते रहते हैं और आखिरी निवाले तक उन्हें यही पता नहीं चलता है कि सब्जी अच्छी बनी है या नहीं। लोगों को यही गलतफहमी है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने की वजह से उनका समय बचता है। अब यह साबित हो गया है कि इसका उल्टा ही परिणाम होता है। जो लोग मल्टीटास्किंग में माहिर होने का दावा करते हैं वह लोग भी ज्यादा कार्यक्षम नहीं होते हैं। असल में उनकी कार्यक्षमता बाकी लोगों से भी कम होती है। हमारा मस्तिष्क एक साथ लाखों प्रकार की जानकारी अपने अंदर ले सकता है, लेकिन वह बहुत ही थोड़ी जानकारी पर काम कर सकता है। जब लोग कहते हैं कि वे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो वास्तव में वे हमेशा एक काम से दूसरे काम की ओर छलांग लगाते रहते हैं। दुर्भाग्यवश हम कंप्यूटर की तरह काम में बहुत तुरंत बदलाव को तुरंत स्वीकार नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप कोई एक काम भी ठीक से नहीं होता है। हम सिर्फ कामों को बदलते रहते हैं, साथ ही हमारी ऊर्जा और समय दोनों व्यर्थ होते हैं। एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना फ्लो पाने की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। सिसिक्स जैन मिहाली ऐसा मानते हैं कि किसी भी काम को एकाग्रता के साथ करने के लिए दो बातों का होना जरूरी होता है। नंबर एक, काम के लिए अच्छा माहौल। नंबर दो, हम जो कर रहे हैं उसके बारे में आत्मविश्वास। टेक्नोलॉजी ने वाकई बड़ी क्रांति की है। जब तक वह हमारे नियंत्रण में है तब तक वह किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन जब हम उसके नियंत्रण में जाते हैं तो वह तकलीफदेह बन जाती है। मान लो आपको किसी चीज के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है। आप पूरी तैयारी के साथ कंप्यूटर के सामने जानकारी लेने बैठ जाते हो, लेकिन अगर आपका खुद पर नियंत्रण ना हो तो आप अपने विषय की जानकारी छोड़कर और कई सारी चीजों की जानकारी में खो जाते हो। वेबसाइट के जंजाल में फंसकर व्यर्थ समय गवाते हो। जानी जो टेक्नोलॉजी आपको अपने लक्ष्य की ओर लेकर जाने वाली थी, वही आपको आपके लक्ष्य से दूर लेकर जाती है। आज शास्त्र ने यह साबित किया है कि यदि हम अपना ध्यान हमेशा एक काम से दूसरे काम में और दूसरे से तीसरे काम में लगाते रहते हैं, तो हमारा समय व्यर्थ जाता है, गलतियां होती है और हम जो काम कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किलफोर्ड इवहार नास ने किए हुए प्रशिक्षण के बाद कहा कि आज की पीढ़ी मल्टीटास्किंग की बीमारी से ग्रस्त है। उन्होंने कुछ विद्यार्थियों के साथ एक प्रयोग किया। वह विद्यार्थी एक साथ कितने काम करते हैं उसके आधार पर उनको गुटों में विभाजित किया। जिन विद्यार्थियों को मल्टीटास्किंग की आदत थी वह एक साथ कम से कम 4 काम करते थे, जिसमें लिखना, किताब पढ़ना, गाना सुनना और स्मार्टफोन पर मैसेज का जवाब देना जैसे काम शामिल थे। ये सभी काम वह एक साथ करते थे और कभी कभी तो इतना सब करते वक्त ट्विटर भी देखते रहते थे। इस आधार पर उन्होंने विद्यार्थियों के कुल 4 गुट बनाए और उनको एक प्रयोग करने के लिए कहा। उनकी स्क्रीन पर कुछ लाल और कुछ नीले तीर दिखाए गए और यह गिनने को कहा गया कि उनकी संख्या कितनी है। पहले सभी बच्चों ने सही जवाब दिए। उनको वैसा करते वक्त कोई तकलीफ भी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही लाल तीरों की संख्या को उतना ही रखकर नीले तीरों की संख्या बढ़ाई गई, तो जिन बच्चों को मल्टीटास्किंग की आदत थी उनको तीर गिनने में तकलीफ हुई। हालांकि लाल तीरों की संख्या उतनी ही थी, सिर्फ उनकी जगह बदल दी गई थी। इसकी वजह यही थी कि उन्हें मुख्य कामों के साथ बाकी कामों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आदत थी। उनके मस्तिष्क को वैसा ही प्रशिक्षित किया गया था। इसलिए जब नीले तीरों की संख्या बढ़ाई गई तो उनका मन विचलित हो गया। इस प्रयोग में लाल तीरों को नजरअंदाज करके नीले तीरों को गिनने का काम था, लेकिन हर काम की ओर ध्यान देने की आदत की वजह से वह कठिन लगने लगा। इसमें एक ही कार्य मुख्य था, लेकिन वह कौन सा है और कौन सा नहीं, इस पर वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। उनकी मल्टीटास्किंग की आदत से उनका नुकसान हुआ। एक अन्य सर्वे में किए गए प्रशिक्षण से यह पता चला है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने की वजह से कार्य क्षमता 60% और आईक्यू 10 पॉइंट कम हो जाता है। स्वीडिश काउंसिलिंग फॉर वर्किंग लाइफ एंड सोशल रिसर्च नामक संस्था ने एक प्रशिक्षण किया था, जिसमें उन्होंने 20 से 24 साल की उम्र के युवाओं का अध्ययन किया। इसमें यह बात सामने आई कि जो युवा स्मार्टफोन के आदी हैं वे काफी कम नींद लेते हैं, उनके दोस्त भी कम होते हैं और उनमें जल्दी नाराजगी आने की संभावना ज्यादा होती है।
एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने वाले। एकाग्रता की वजह से फ्लो की अवस्था जल्दी प्राप्त होती है, कार्य क्षमता ज्यादा होती है, काम में निरंतरता ज्यादा होती है, गलतियां कम होती है, शांत और निश्चित तरीके से काम कर सकते हैं। हम अपने साथ काम करने वाले लोगों से मिलजुल कर काम करते हैं, इसलिए लोगों का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। सृजनशीलता बढ़ने में मदद होती है। मल्टीटास्किंग के नुकसान। एकाग्रता यानी फ्लो में जाना कठिन होता है। कार्य क्षमता 60% कम हो जाती है। चीजों को याद करना कठिन होता है। गलतियां होने की संभावना ज्यादा होती है। हमारा काम पर नियंत्रण नहीं है, ऐसी शंकाएं उपस्थित होती है। हमेशा फोन या इसी प्रकार की और चीजों में उलझे होने की वजह से हमारे साथ काम करने वाले लोग नाराज होते हैं। सृजनशीलता कम होती है। हमारे और फ्लो के बीच में आने वाली इस बीमारी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपने दिमाग को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होने की आदत कैसे लगा सकते हैं? आगे कुछ कदम दिए हुए हैं जिनकी मदद से हम ज्यादा एकाग्रता के साथ और इकिगाई की मदद से फ्लो पाने की ओर यात्रा कर सकते हैं। सोने से पहले और सुबह उठने के बाद किसी भी तरह की स्क्रीन जैसे टीवी, मोबाइल इत्यादि की ओर ना देखें। कोई भी महत्वपूर्ण काम करते वक्त अपना मोबाइल फोन बंद रखें। सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। अगर पूर्ण रूप से मोबाइल को बंद रखना संभव नहीं है तो अनचाहे मैसेज, नोटिफिकेशन टालने वाली सुविधा का इस्तेमाल करें। इससे आप इन चीजों से बच सकेंगे और जरूरत के वक्त आपके रिश्तेदार आपसे संपर्क भी कर सकेंगे। हफ्ते में एक दिन, खास करके शनिवार और रविवार को टेक्नोलॉजी का उपवास करके उसका पालन करें। ऐसे कैफे में जाएं जहां वाईफाई की सुविधा ना हो। दिन भर में 1 या 2 बार ही ईमेल के जवाब दें। यह समय पहले से ही तय करें और उसी वक्त वह काम करें। पोमोडोरा तकनीक का इस्तेमाल करें। खुद के लिए पोमोडोरा किचन टाइमर लेकर आएं। एक समय तय करें और उतने ही समय तक कोई भी एक काम निरंतरता से करें। टेक्नोलॉजी कहती है कि अगर आप 25 मिनट काम करें तो 5 मिनट आराम करें, 50 मिनट काम करें तो 10 मिनट आराम करने का तय कर सकते हैं। आप कितना समय आराम करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप जो तय करते हैं उसका पालन करें। अपने पसंदीदा काम से शुरुआत करें। जब ऐसा लगे कि मन भटक रहा है तो मन को वर्तमान में लाने की आदत डालें। माइंडफुलनेस या ऐसे ही किसी और ध्यान पद्धति की मदद लें। चलना, तैरना जैसे कामों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ऐसी जगह पर काम करें जहां मन के ज्यादा भटकने की संभावना ना हो। अगर घर में ऐसी कोई शांत जगह ना हो तो लाइब्रेरी या कैफे की तलाश करें। जब तक कोई आदर्श जगह नहीं मिल जाती तब तक खोज जारी रखें। काम के हिसाब से उसे अलग अलग गुटों में विभाजित करें। हर काम का समय और जगह पहले से ही तय करें। मान लो कि आप किसी मैगजीन के लिए कुछ लिखने जा रहे हो तो सुबह घर में उसके नोट्स बनाएं, दोपहर को लाइब्रेरी में आर्टिकल लिखें और शाम को उसके संपादन का काम करें। बिल भरना, फोन करना और ईमेल जैसे काम करने के लिए समय निश्चित करें और उसी समय वह काम पूर्ण करें। कार्य मगनता यानी फ्लो के फायदे। एकाग्र मन, वर्तमान में जीना, चिंता मुक्त जीवन। काम करते वक्त समय कैसे बीत गया इसका पता ही नहीं चलता। हमेशा यह महसूस होता है कि चीजों पर हमारा नियंत्रण है, हमारा नियोजन सही होता है। हम कोई काम क्यों कर रहे हैं इसकी हमें कल्पना होती है और हम लक्ष्य पर ध्यान देकर उसे हासिल कर पाते हैं। हमारा मन सभी समस्याओं को पार करके लक्ष्य को हासिल करता है। अहंकार नष्ट होता है। मैं यह काम कर रहा हूँ की बजाय यह काम मुझसे हो रहा है की भावना आती है। मन विचलित होने से होने वाला नुकसान। विचलित मन, मन भूतकाल और भविष्य में भागता रहता है। हमारे रोज के जीवन की समस्याएं और बाकी लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता होती है। काम करते वक्त एक एक मिनट कष्टदायक और बड़ा लगता है। काम अधूरे रह जाते हैं और बाकी लोग काम में बाधा लगते हैं। बिना तैयारी काम की शुरुआत करते हैं। काम करते वक्त बाधाएं आती हैं और समझ में नहीं आता कि कैसे आगे जाना है। शंका, चिंता और कम आत्मविश्वास की वजह से समस्याएं बढ़ती है। थकावट की भावना बढ़ती है। अहंकार हर बार बीच में आता है और निराशा की वजह बनता है। जापान में फ्लो, टोकोमिस इंजीनियर्स बुद्धिमान और ओटाकुस। टाकोमिस यानी कलाकार, इंजीनियर शोधकर्ता और ओटाकुस में कौन सी समानता है? इन सभी को इकिगाई के माध्यम से फ्लो में रहने का महत्व पता चला है। एक ऐसी मान्यता है कि जापान के लोग काफी ज्यादा कष्ट करते हैं।
वे अपने कार्य को समर्पित होकर खुद को उसमें झोंक देते हैं। हालांकि जापान के लोग कहते हैं कि हम ज्यादा कष्ट नहीं करते, लेकिन सामने वाले को वैसा लगता जरूर है। वे चाहे कुछ भी कहें, लेकिन काम करते वक्त, उनकी लगन और समस्या को छुड़ाते वक्त वह जिस प्रकार में उसमें दिल और जान लगा देते हैं, वह कला असाधारण है। जापानी भाषा सीखते वक्त जो पहला शब्द सिखाया जाता है वह है गंबारू। इसका अर्थ है कि किसी काम को पूर्ण करते वक्त निरंतरता से काम करते रहना। जापान के लोग छोटे से छोटे काम में भी तन मन लगाकर काम करते हैं। वह अपना पूरा होश खोकर काम में अपने आप को झोंक देते हैं। रिटायर होने के बाद भी खेत में जाकर धान की देखभाल करने वाले लोग हों, या छुट्टी के दिनों में कॉन्वीनिस जैसी चीजें बेचने वाले अथवा दुकानों में काम करने वाले कॉलेज के विद्यार्थी हों, सभी के अंदर काम के प्रति एक अजीब सी आस्था आपको दिखाई देगी। आप अगर नाहा काना झावा या कोयटो में से किसी हस्तकला की दुकान पर गए तो आपको महसूस होगा कि जापान में हस्तकला का खजाना है। एक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान ने असाधारण विकास किया है, तो वहीं दूसरी ओर हस्तकला और अपनी संस्कृति को भी संभाल कर रखा है। टाकुमी की कला। टोयोटा में कुछ ऐसे कारीगर हैं कि जिनके हाथों में जादू है। वे अपने हाथों से कुछ चीजें बनाते हैं। वह लोग इतने कुशल होते हैं कि उनका काम असाधारण होता है और उनके जैसा काम और कोई नहीं कर सकता। कुछ विशेष लोग कुछ कामों में माहिर हैं और आज की तारीख में ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी उनकी जगह नहीं ले सकती। टर्न टेबल की सुई एक ऐसी चीज है जो आज भी सिर्फ जापान में ही बनाई जाती है। आज भी इस सुई को बनाने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल होता है, उनमें लगने वाली कुशलता से काम करने वाले कुछ ही लोग हैं। वे अपनी कुशलता अपनी आगे की पीढ़ी को सिखा रहे हैं। हम जब कुमानो नामक एक छोटे से गांव में गए तो वहां हमारी मुलाकात टाकुमी से हुई। हम मेकअप के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्रश बनाने वाली एक बड़ी ब्रांड के लिए शूटिंग करने वहां गए थे। हम जैसे ही वहां पहुंचे तो हमने देखा कि सामने के बोर्ड पर हाथों में ब्रश लेकर खरगोश जैसा एक बड़ा जानवर हमारा स्वागत करने के लिए दिखाई दिया। काफी सारे मंदिर, बाग बगीचे और कई सारे आकर्षणों से वह परिसर भरा हुआ था। एक कतार में बैठकर काम कर रहे कई सारे लोगों के हमने लगभग 1 घंटा फोटो खींचे। सब अपने तय काम को पूरा कर रहे थे। कोई ब्रश के डंडे को रंग दे रहे थे, कोई तैयार ब्रश को गाड़ी में भर रहे थे। लेकिन इन सभी बातों को देखते हुए हमें ध्यान में आया कि ब्रश को बाल लगाने का काम कोई भी नहीं कर रहा था। हमने इसके बारे में और जानकारी ली। कई सारे लोगों से पूछताछ और विनती करने के बाद एक कंपनी के अध्यक्ष ने हमें ये दिखाने की तैयारी दिखाई कि वह काम कैसे चलता है। उन्होंने हमें फैक्ट्री के बाहर बुलाया और कार में बैठने को कहा। कुछ समय बाद हमारी गाड़ी एक छोटे से घर के बाहर आकर रुकी और हम सीढ़ियां चढ़कर उस घर के दरवाजे तक पहुंचे। हम जैसे ही उस छोटे से घर के अंदर गए तो हमने देखा कि उस कमरे में काफी खिड़कियां थी, जिनमें से काफी कुदरती रोशनी अंदर आ रही थी। उस कमरे के बीच में एक महिला एक ऐसा मास्क लगाकर बैठी हुई थी कि हम सिर्फ उसकी आंखें देख सकते थे। हमने गौर से देखा तो वह महिला ब्रश के लिए एक एक बाल जुटाने में लगी हुई थी। कैंची, कंघी और ऐसे ही कुछ औजारों की मदद से उसका काम चल रहा था। उन बालों की गुणवत्ता के आधार पर वह उन्हें छांट रही थी। वह अपने काम में इतनी मशगूल थी कि उसे हमारे आने की कोई खबर ही नहीं हुई। हमने जब गौर से देखा तो पाया कि वह इतनी गति से काम कर रही थी कि वह क्या कर रही थी यह समझना बड़ा मुश्किल था। कंपनी के अध्यक्ष ने उसे हमारे आने के बारे में बताया और ये भी बताया कि हम उसके फोटो लेने वाले हैं। तब उसकी आंखों में खुशी के भाव हमें तुरंत दिखाई दिए। भले ही हमें उसका चेहरा दिखाई ना दिया हो, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी। यह बात हमें उसकी आंखों से पता चली। उसकी आवाज में भी एक जोश था। वह अपने काम के बारे में और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में खुलकर बता रही थी। उसके हाथों की हलचल कैमरे में कैद करने के लिए हमें काफी फास्ट शटर का इस्तेमाल करना पड़ा। उसकी हलचल और औजारों का इस्तेमाल काफी मनमोहक था। इतनी सारी चीजों में से वह काफी अच्छे तरीके से बालों को चुन रही थी। कंपनी के अध्यक्ष ने बताया कि हालांकि हमने इसे छोटे से कमरे में छुपा कर रखा है, लेकिन असल में यह कंपनी की महत्वपूर्ण कारीगर है। इस कंपनी के हर ब्रश का हर बाल इसी के हाथों से होकर जाता है। स्टीव जॉब्स की जापान को भेंट। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स जापान के बड़े चहेते थे। उन्होंने सन 1980 में सोनी कंपनी को एक भेंट दी थी।
उन्होंने जब एप्पल कंपनी की स्थापना की तो सोनी कंपनी में इस्तेमाल की जाने वाली कई कार्य प्रणालियों का इस्तेमाल किया। इसी के साथ जापान की सादगी और क्योटो में पोर्सलेन नाम के सिरेमिक जैसे पदार्थ से बनाए गए बर्तन उन्हें काफी पसंद आए थे। यूकियो शागु नामा इस त्योमा में रहने वाले कलाकार के वह बड़े चहेते थे। इस कलाकार को इतियु सैतोयाकी नामक वह कला आती थी जिससे काफी कम लोग अवगत थे। जब क्योटो में थे तो उन्हें शकुनागा के प्रदर्शन के बारे में पता चला। उनको यकीन हुआ कि पोर्सलेन के बर्तनों के बारे में उन्हें जरूर ही कई सारी महत्वपूर्ण बातें पता चलेगी। वहां से उन्होंने कप, डिश, गुलदस्ते और ताट खरीद लिए। एक हफ्ते में वह 3 बार उस प्रदर्शन में आए थे। जॉब्स इसी प्रेरणा की खोज में कई बार जापान आए थे। वह शाकुनागा से मिले, उनको बर्तनों के और खास करके उन्हें बनाने की प्रक्रिया के बारे में कई सारे सवाल पूछने थे। वह कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में जानने की भी उनके मन में चाह थी। शाकुनागा ने उन्हें बताया कि वह सफेद रंग के पोर्सलेन मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और उसे पहाड़ों से ढूंढ कर लाते हैं। इस प्रकार से मटेरियल को खोज कर लाने और उसे बर्तन बनाने वाले वह एकमात्र कलाकार थे। यह सुनकर जॉब्स इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस पहाड़ को देखने की इच्छा जाहिर की जिस पहाड़ से शाकुनागा मटेरियल लाते थे। जॉब्स को यह सुनकर और ज्यादा आश्चर्य हुआ कि वह जिस पहाड़ से यह सामान लाते थे वह पहाड़ नजदीक नहीं बल्कि काफी दूर था। उन्हें उस पहाड़ तक जाने के लिए रेल से 4 घंटे की यात्रा करनी पड़ी थी। जॉब्स की मृत्यु के बाद शाकुनागा से वार्तालाप हुआ तो उन्होंने बताया, जिस इंसान ने मोबाइल बनाया उन्होंने मेरे काम को सराहा, इसका मुझे अभिमान है। उन्होंने ये भी बताया कि जॉब्स ने उनके पास से 12 कपों का एक सेट खरीदा था। उन्हें पसंद आए कप बनाने के लिए शाकुनागा ने 150 अलग अलग प्रकार के कप बनाए। इनमें से जॉब्स को जो सबसे ज्यादा अच्छे लगे उस प्रकार के 12 कपों का एक सेट बनाकर शाकुनागा ने जॉब्स को भेजा। जापान में आकर वापस जाने के बाद जॉब्स जापान की कारीगरी, इंजीनियरिंग, दार्शनिक और खाद्य संस्कृति के दीवाने हो गए। अत्याधुनिक सादगी। सोचने वाली बात यह है कि जापान के कलाकार, इंजीनियर, जैन दार्शनिक और खाद्य संस्कृति में कौन सी चीज एक समान है। इसका जवाब है सादगी और लक्ष्य। यह सादगी आलस की वजह से नहीं आई है, इसे तो आधुनिकता से आई हुई सादगी कह सकते हैं। हर कोई अपने इकिगाई के अनुसार काम को तन मन एकाग्र करके उस चीज को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं। सिक्स जैन मिहाली के हिसाब से अगर हमें हमेशा फ्लो में रहना है तो कोई ना कोई अर्थपूर्ण चुनौती हमारे सामने होनी जरूरी है। जीरो ड्रीम्स ऑफ खुशी नामक फिल्म में टाकुमी का और एक उदाहरण दिखाया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया उदाहरण किचन से संबंधित है। इसमें जो मुख्य किरदार है जीरो, उसका टोक्यो में गिंजा सबवे स्टेशन के पास एक छोटा सा सुशी रेस्टोरेंट दिखाया गया है। उस रेस्टोरेंट में जीरो और उनका बेटा पिछले 80 सालों से सुशी पदार्थ बनाते थे। दोनों रोज तसुकीजी बाजार जाते थे और अच्छी गुणवत्ता की मछलियां लाते थे। इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि जीरो के पास सीखने वाला एक विद्यार्थी टामागो जानी पतला और थोड़ा सा मीठा ऑमलेट बनाना सीख रहा होता है। वह लाख कोशिश करता है लेकिन उसके द्वारा बनाए गए टामागो को जीरो की प्रशंसा नहीं मिलती है। लेकिन वह जी तोड़ मेहनत करता है और एक दिन जीरो की प्रशंसा पाता ही है। वह विद्यार्थी कोशिश करना क्यों नहीं छोड़ देता है। रोज ऑमलेट बनाने से वह उबता नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि सुशी बनाना उसका इकिगाई होता है। जीरो और उनका लड़का दोनों खाना बनाने में कुशल होते हैं। खाना बनाते वक्त उन्हें कभी भी उब नहीं होती थी। सच बात तो ये थी कि वह फ्लो की अवस्था में जाते थे और कार्य मगन होकर काम करते थे। वह अपने किचन में बहुत खुशी से काम करते थे। इसकी असली वजह यही थी कि वह उनका इकिगाई था। उनको काम करते वक्त इतनी खुशी होती थी कि वह समय से परे चले जाते थे। इस पिता पुत्र के अच्छे संबंधों के पीछे की और एक वजह थी उनके काम की जगह और वहां का शांत माहौल, जिसकी वजह से वह एकाग्रता से काम कर पाते थे। हालांकि उनको उनके काम के लिए कई सारे पुरस्कार मिले, लोगों ने उनके काम की सराहना की और मिशेलिन की और उन्हें 3 तारांकित मानांकन भी मिला। फिर भी उन्होंने व्यवसाय को बढ़ाने के बारे में या और शाखाएं खोलने के बारे में भी कभी नहीं सोचा। वह अपने छोटे से होटल में एक साथ 10 लोगों के लिए खाना बनाते रहे। जीरो के परिवार ने कभी भी ज्यादा पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा शांत
आनंददायक और जोशपूर्ण माहौल में काम करने पर ज्यादा जोर दिया, जिसकी वजह से वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुशी बनाते रहे और फ्लो में रहे। जीरोबी युकियो शाकुनागा की तरह ही अच्छे माल से शुरुआत करते थे। रोज सुबह वे खुद बाजार जाते और जिस प्रकार शाकुनागा पहाड़ से मटेरियल तलाश कर लाते थे, उसी प्रकार सबसे अच्छी मछलियां ढूंढ कर लाते। जब वह अपने काम की शुरुआत करते थे तो वह फ्लो की अवस्था में जाते थे। इसी प्रकार से काम के साथ एक रूपता होने की अवस्था को जापान में काफी महत्व दिया जाता है। शिंटोइज्म ऐसा मानता है कि पेड़, जंगल और वस्तुओं में कामी मतलब ईश्वर का अंश होता है। हर इंसान की, फिर चाहे वह कलाकार हो, इंजीनियर हो या दार्शनिक हो, यही जिम्मेदारी होती है कि वह उस चेतनिया के साथ मेलजोल करके उसमें जान डाले। इसी वजह से कलाकार कला के साथ एक रूप हो जाता है। इसी मदद से वह कार्य मगरता की अवस्था में जाता है। लोहे के साथ काम करने वाले को लोहे के अंदर का, सिरेमिक के बर्तन बनाने वाले को मिट्टी के अंदर का चैतन्य पहचान कर उसके साथ अपने आप को एक रूप करना चाहिए। जापान के लोग कुदरत और टेक्नोलॉजी को संयुमित करने में माहिर हैं। वे कभी भी कुदरत और तकनीक का युद्ध नहीं होने देते, बल्कि दोनों का एक साथ फायदा लेने में माहिर हैं। घिबली की शुद्धता। आज कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शिंटो की कुदरत के साथ एक रूप होने की क्षमता कम हो रही है। इसके सबसे बड़े और साहसी आलोचक हैं हायाओ मियाजाकी, जिन्होंने स्टूडियो घिबली के माध्यम से कई सारी एनिमेटेड फिल्म्स बनाई है। उनको उनका इकिगाई स्पष्ट था। उनकी लगभग हर फिल्म में इंसान, तंत्र ज्ञान, असंभव कल्पनाएं और प्रकृति देखने को मिलती है। शुरुआत में भले ही सभी एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में सभी इकट्ठा होते हैं। स्पिरिटेड अवे नामक फिल्म में उन्होंने एक ऐसी स्पिरिट की कल्पना दिखाई है जो कचरे के माध्यम से नदी के अंदर के प्रदूषण पर रोशनी डालती है। मियाजाकी की फिल्मों की विशेषता यही होती है कि जंगल में व्यक्ति रेखाएं होती है, जो पेड़ हैं उनकी भी भावनाएं होती हैं। रोबोट की पंछियों के साथ दोस्ती होती है। राष्ट्रीय संपत्ति माने गए मियाजाकी पूर्ण रूप से अपनी कला में डूबे रहते हैं। वह 1990 में बनाए गए सेलफोन का इस्तेमाल करते हैं और आज भी अपनी टीम के लोगों को हाथ से चित्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी फिल्मों का चित्रीकरण कागज और पेन लेकर किया जाता है। किसी भी प्रकार के कंप्यूटर के इस्तेमाल के बिना काम करने वाला घिबली स्टूडियो अपने आप में एक विशेषता है और पूरी तरह पारंपरिक तरीके से चलता है। इसका पूरा श्रेय दिग्दर्शक मियाजाकी को जाता है। जिन्होंने घिबली दृश्य देखा है उन्हें वहां रविवार का दृश्य पता होगा। आप रविवार को भी उस स्टूडियो में जाएं तो आपको किसी कोने में साधारण से कपड़े पहना हुआ एक इंसान बैठा हुआ काम करते हुए दिखाई देगा। वह अपने काम में व्यस्त रहता है और बिना आपकी ओर देखे हेलो कहकर आपका स्वागत करता है। मियाजाकी अपने काम को इतना पसंद करते हैं कि रविवार के दिन भी वह अकेले ही स्टूडियो में काम करते रहते हैं और अपना दिन फ्लो में बिताते हैं। वह पूरा समय अपने इकिगाई में बिताते हैं। जो लोग वहां पर आते हैं वे कभी भी मियाजाकी के काम में व्यत्यय नहीं लाते हैं। 2013 में मियाजाकी ने रिटायर होने की घोषणा की। उनकी याद में एनएचके टेलीविजन ने एक जानकारीपूर्ण फिल्म बनाई थी, जिसमें उनके रिटायर होने के आखिरी दिनों के कुछ लम्हे दिखाए गए थे। उसमें दिखाया गया था कि कई सारे लोग मीटिंग कर रहे हैं, कुछ घूम फिर रहे हैं, लेकिन मियाजाकी एक कोने में अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक सीन में ऐसा दिखाया गया है कि 3 दिसंबर को, जो कि जापान का राष्ट्रीय छुट्टी का दिन है, उस दिन भी वह स्टूडियो खोलकर काम कर रहे हैं। मियाजाकी काम करने की अपनी इस चाहत को रोक नहीं सकते। जिस दिन उन्होंने रिटायरमेंट ली, उसके दूसरे ही दिन वह स्टूडियो में आए और एक कोने में बैठकर काम करना शुरू कर दिया। बाकी लोग समझ नहीं पाए कि वह क्या कर रहे हैं। उनके चेहरे देखने जैसे हो गए थे। उस दिन के 1 साल बाद उन्होंने घोषणा की कि वह फिल्म बनाना बंद कर देंगे, लेकिन जीवन के आखिरी पल तक चित्र बनाते रहेंगे। कोई अपने काम के साथ इतना जुड़ा हो और उसे अपने काम से ही प्रेरणा मिलती हो, तो वह कभी भी रिटायर नहीं हो सकता। एकांतवास। ऐसे लोग सिर्फ जापान में ही हैं, ऐसा कहना सही नहीं होगा। ऐसे कई सारे शास्त्रज्ञ, कलाकार इत्यादि होते हैं जो जीवन के आखिरी पल तक काम करते रहे हैं। आइंस्टाइन ने जब आखिरी सांस ली तो उससे कुछ क्षण पहले ही उन्होंने एक सूत्र लिखा था, जिसमें यह बताया गया था कि विश्व के सभी फोर्सेस को इकट्ठा कैसे करना है। वह आखिरी पल तक वह काम करते रहे जो उन्हें सर्वाधिक आनंद देता था। वह कहते थे, अगर मैं शास्त्रज्ञ न बना होता तो संगीतकार बनता। जब भी वह भौतिक शास्त्र या गणित पर काम नहीं कर रहे होते थे,
तब वायलिन बजाते थे। सूत्रों की खोज करना और संगीत का आनंद लेना, यही तो उनकी इकिगाई थे। इन दोनों कामों में उन्हें असाधारण आनंद मिलता था। कई बार बाकी लोग इन लोगों को लोगों में ना घुलने वाले या अकेले रहने वाले लोग मानते होंगे, लेकिन लोगों से मिलने में समय बिताने की वजह उन्हें अपने पसंदीदा कामों में समय देना ज्यादा पसंद आता था। ये ऐसे लोग हैं जो फ्लो में रहकर अपने जीवन का असाधारण इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक मिसाल है कादम्बरीकार हारुकी मुराकामी। वे काफी कम मित्रों से मिलते थे और लोगों को 2-4 साल में एक ही बार मिलते थे। अगर हमें हमेशा फ्लो में रहना हो और इकिगाई हासिल करना हो तो हमारे आजू बाजू का माहौल शांत, सुरक्षित और समस्याओं से परे होना चाहिए। यह बात वह काफी अच्छे तरीके से जानते थे। माइक्रो फ्लो, रोज के काम में मिलने वाला आनंद। किसी कलाकारी के वक्त फ्लो को पाना मुमकिन है, लेकिन जब हमें कपड़े धोने हो, फर्श साफ करना हो या कागज पत्रों की तैयारी करनी हो, तब क्या क्या रोजमर्रा के यह काम आनंददायी हो सकते हैं? शिनजुकू के सबवे स्टेशन पर स्थित एक सुपरमार्केट में लिफ्टमैन को नौकरी पर रखा जाता है। वैसे देखा जाए तो वहां की लिफ्ट्स तो सीधी सीधी ही होती है और ग्राहक सहजता से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी वहां के मालिकों को ऐसा लगता है कि ग्राहकों के लिए दरवाजा खोलने और बंद करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। अगर आपने जानकारी ली हो तो आपको पता चलेगा कि सन 2014 से एक इंसान वहां पर काम कर रहा है। वह इंसान हमेशा जोश के साथ और खुशी से अपना काम करता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि इतना उबाऊ काम कोई इंसान इतनी खुशी के साथ कैसे कर सकता है? वह काम करते वक्त उसे ऊब नहीं होती। अगर आप उसके काम का अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह सिर्फ बटन नहीं दबाता, वह तो काम की पूरी श्रृंखला को पूरा करता है। जब कोई इंसान लिफ्ट के पास आता है तो वह हल्की और मीठी आवाज में और थोड़ा सा झुककर उसका स्वागत करता है। फिर वह उसे अंदर बुलाता है और काफी अनोखे अंदाज में लिफ्ट का बटन दबाता है। सिसिक्स जैन मिहाली इसे ही माइक्रोफ्लो कहते हैं। हम कई बार किसी क्लास में, सभा में या कार्यक्रम में उब जाते हैं और मनोरंजन का कोई साधन खोजते रहते हैं। हम दीवार को कलर करते वक्त सीटी बजाने लगते हैं। जब तक हमें किसी काम में चुनौती महसूस नहीं होती, तब तक हम उस काम में खो नहीं पाते। छोटे छोटे कामों में खोकर उनमें आनंद प्राप्त करना ही माइक्रोफ्लो प्राप्त करने की अनोखी कला है। इसी की वजह से हम अपने रोज के कामों को भी खुशी से कर सकते हैं। बिल गेट्स भी रोज शाम को बर्तन मांजते हैं। वह कहते हैं कि शांत होने और मन की शुद्धि में उन्हें इसका फायदा होता है, जिसकी वजह से उन्हें बर्तन मांजना अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, वह कोशिश करते हैं कि कल की तुलना में आज ज्यादा अच्छे तरीके से बर्तन मांजे। उन्होंने बर्तन धोने के लिए एक कार्य प्रणाली भी बनाई है, जैसे पहले थाली धोएंगे, फिर चम्मच और फिर बाकी की चीजें। यह उनकी माइक्रोफ्लो की पद्धति है। महान भौतिक शास्त्रज्ञ रिचर्ड फेयरमैन भी रोज के कामों में आनंद लेते थे। सुपर कंप्यूटर बनाने वाले डब्ल्यू डीनियल हिलिस बताते हैं कि फेयरमैन को काम पर रखने के उद्देश्य से वह जब पहली बार उनसे मिले तो फेयरमैन ने पूछा कि उन्हें कौन सा काम करना है। असल में उन्हें काम देने वाले लोगों की कोई भी तैयारी नहीं थी। तब उन्होंने उन्हें गणित के कुछ सूत्र सिद्ध करने के लिए दिए, लेकिन फेयरमैन ने कहा कि यह सही काम नहीं है, आप मुझे कोई ऐसा काम दे जो वाकई फायदेमंद हो। तब हिलिस ने फेयरमैन को बाजू की दुकान में जाकर ऑफिस के लिए सामान लाने को कहा। यह काम उन्होंने खुशी से और हंसते हंसते किया। जब फेयरमैन के पास कोई भी काम नहीं होता था तो वे माइक्रोफ्लो में चले जाते थे। कभी कभी वे ऑफिस की दीवारों को रंगने का काम भी करते थे। कुछ हफ्ते बाद जब उनके ऑफिस में कुछ निवेशक आए तो उन्होंने ऑफिस की दीवारें देखकर कहा कि आपके ऑफिस की दीवारों को रंगने वाले इंसान को तो नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। ध्यान मार्ग से तुरंत छुट्टी। प्रशिक्षण के माध्यम से हम फ्लो की अवस्था में जल्दी पहुंच सकते हैं और ध्यान मन को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। माना कि ध्यान की कई सारी पद्धतियां हैं, लेकिन सभी का मकसद एक ही है, मन को शांत करना, विचारों को देखना, भावनाओं को जानना और खुद को एक ही जगह पर केंद्रित करना। मूलभूत प्रक्रिया में सीधे बैठकर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया होती है। यह कोई भी कर सकता है। एक बार ऐसा करने के बाद आपको बदलाव महसूस होगा। आपके अंदर चलने वाली सांस की मदद से भी आप अपने अंदर चलने वाले विचारों के भूचाल को शांत कर सकते हैं और उनकी ओर अलगाव के नजरिए से देख सकते हैं। धनुधर का राज।
सन 1988 में हुई ओलंपिक प्रतियोगिताओं में तीरंदाजी का स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले 17 वर्षीय दक्षिण कोरियन खिलाड़ी से जब उसकी कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, इसका श्रेय मैं ध्यान को देता हूँ। उसने बताया कि हर रोज 2 घंटे ध्यान करना उसके प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण अंग था। अगर हमें फ्लो में पहुंचना है तो ध्यान यानी मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है। हमेशा चलने वाले नोटिफिकेशन और स्मार्टफोन के संदेशों का यह सटीक इलाज है। ध्यान की शुरुआत करने वाले लोगों से एक गलती होती है, वह नतीजे के लिए उतावले होते हैं। वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द निर्वाण की अवस्था तक पहुंचे, लेकिन महत्वपूर्ण बात है इस ध्यान की यात्रा का आनंद लेना। मन विचारों का, कल्पनाओं का और भावनाओं का समुद्र है। इन सभी से मिलकर एक तूफान तैयार होता है। ध्यान के माध्यम से हम कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन इस तूफान को शांत करके शांति का अनुभव कर पाते हैं और जीवन में नई स्पष्टता ला सकते हैं। हमारे अंदर कोई भी विचार आए, उसका तनाव लेने की जरूरत नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात हम ध्यान के माध्यम से सीख सकते हैं। किसी को तकलीफ देने, मारने या झगड़ा करने जैसा कोई नकारात्मक विचार किसी के भी मन में आ सकता है, लेकिन इस विचार को हावी ना होने देते हुए, यह तो सिर्फ एक विचार है, इस प्रकार का लेवल लगाकर उसे बचा जा सकता है। दिन भर में आने वाले 60,000 विचारों में से यह भी एक विचार है। इस तरीके से उस विचार को देखकर उसे हावी होने से रोका जा सकता है। ध्यान करते वक्त हमारे मस्तिष्क में अल्फा और थीटा लहरें यानी तरंगे उत्पन्न होती है। अनुभवी लोगों में यह लहरें जल्दी उत्पन्न होती है, जबकि नए लोगों को इसी अवस्था में पहुंचने के लिए आधा घंटा लग सकता है। वैसे देखा जाए तो ध्यान के बिना भी हम इन तरंगों का लाभ ले सकते हैं। नींद में जाने से पहले कुछ पल और गर्म पानी से नहाने के बाद कुछ समय हम इन तरंगों का आनंद ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हम सभी अपने साथ स्पा लेकर भी घूमते रहते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। थोड़े से प्रयास से हम इस कला को सीख सकते हैं। इंसान एक धार्मिक जीव है। हमारा जीवन धर्मों पर आधारित है। कुछ लोग कहते हैं कि लोग सिर्फ व्यस्त रहने के लिए अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म का पालन करना इंसान का मूल स्वभाव है। हालांकि आधुनिक जगत में लोग धर्म को छोड़कर भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने के पीछे लग गए हैं, लेकिन इतिहास कहता है कि इंसान शिकार करना, खाना पकाना, खेती, शोध कार्य और परिवार जैसी चीजों में व्यस्त रहता था, इसलिए व्यस्त रहना उसका स्वभाव बन गया था। पहले के जमाने में लोगों की दिनचर्या इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, लेकिन आज के इस प्रगत जगत में लोग भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। जापान में आज के इस आधुनिक युग में भी दिनचर्या और धर्म का सही मात्रा में मेलजोल रखा गया है। जापान में विशेष रूप से कन्फ्यूशियनिज्म, बुद्धिज्म और शिंतोइज्म धर्म माने जाते हैं। इनमें नियमों से भी ज्यादा धर्म को महत्व दिया जाता है। जापान में काम करते वक्त आप कौन सा काम करते हैं, इससे भी ज्यादा महत्व इस बात को दिया जाता है कि आप वह काम कैसे करते हैं। ऐसा करना कंपनियों के लिए अच्छा है या नहीं, यह इस किताब का विषय नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि किसी भी कंपनी के बॉस के तय किए हुए अनिश्चित लक्ष्य तनावपूर्ण माहौल में पूरे करने से अच्छा है धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर फ्लो को ढूंढना और उसमें रहकर काम करना। धार्मिक रिवाज हमें सहज और आसान सा रास्ता दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्लो में जाने में मदद मिलती है। एकदम बड़ा लक्ष्य हो तो उसे हासिल करना हमें कठिन या असंभव लग सकता है, लेकिन रीति रिवाजों में हमें कदम कदम पर मार्गदर्शन मिलता है और उस रास्ते पर कैसे चलना है इसका प्रशिक्षण भी मिलता है। इसलिए जब आपका लक्ष्य बड़ा हो तो उस लक्ष्य को टुकड़ों में विभाजित करें और उसमें से एक एक टुकड़े पर हमला बोलें। रोज के कार्यों में आनंद लेने की कला प्राप्त करें। इसकी वजह से आपको फ्लो में जाने में सहजता होगी। नतीजे की चिंता करना छोड़ दें, अपने आप सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। आनंद कृति में होना चाहिए। हमने क्या हासिल किया, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है काम करते वक्त आनंद लेना। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि धर्म नियमों से बड़ा है। जो लोग ज्यादा चीजें हासिल करते हैं वह ज्यादा आनंदित नहीं होते, बल्कि जो लोग ज्यादा समय फ्लो में होते हैं वह ज्यादा आनंदित होते हैं। इकिगाई ढूंढने के लिए फ्लो का इस्तेमाल। इस प्रकरण को पढ़ने के बाद आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा कि वह कौन से काम है जिसे करते वक्त आप फ्लो में जाते हो। उन सभी कामों को कागज पर लिख लें। अब यह खोजें कि इन सभी कामों में समान धागा क्या है। इन सभी कामों में ऐसा क्या समान है कि
इन्हें करते वक्त आप फ्लो के नज़दीक पहुंच जाते हो। यह सभी काम अकेले करने जैसे हैं या टीम में? आपको शारीरिक श्रम करने वाले काम में ज़्यादा मज़ा आता है या सोचने वाले काम करने में? हो सकता है कि इन सवालों के जवाबों में आपको आपका इकिगाई मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपनी खोज जारी रखें और ऐसा काम खोजें जिसे करते वक्त आप जल्द से जल्द फ्लो में जाते हों। इसी के साथ आप ऐसे नए नए कामों की भी खोज करें जो आपको फ्लो की ओर लेकर जाते हो। आपको जिन कामों के प्रति उत्सुकता है उन्हें करना शुरू करें। अगर आपको फोटोग्राफी के वक्त फ्लो का अनुभव मिलता है तो रंग काम या इसी प्रकार का कोई और काम भी करके देखें। हो सकता है आपको उसमें भी फ्लो का अनुभव हो। फ्लो एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। आप उसका जितना ज्यादा बार अनुभव करोगे उतना ही आप उसके नजदीक पहुंचोगे। वह अनुभव आपको जल्द से जल्द मिलने लगेगा और उतना ही आप अपने इकिगाई के नजदीक पहुंचोगे। धन्यवाद।